हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आशा करता हूँ कि जो पहले वीडियो डाली जाती है आपके लिए, आपकी हेल्प के लिए, वो आपके लिए हेल्पफुल होंगी और आप उनको देखते भी होंगे और कुछ ना कुछ आपको ज़रूर हेल्पफुल वहाँ से कुछ हेल्पफुल मिलता होगा। ठीक है, तो आज हम क्या करते हैं भाई, नई टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल के अंदर, फिजिक्स बाय राजू वशिष्ठ सर। तो नेक्स्ट हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं भाई वेक्टर्स का। वेक्टर्स के बारे में हम डिटेल में देखते हैं कि वेक्टर्स आपके होते क्या हैं। अब तक जो आपने वेक्टर के बारे में पढ़ा था कि वेक्टर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, तो सिर्फ हमने उनकी डेफिनेशन पढ़ी थी। लेकिन अब हम क्या करें, उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि किस टाइप के वेक्टर्स होते हैं, कौन कौन सी क्वांटिटी होती है, कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले देखो हमारे पास क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी। आपके पास फिजिकल क्वांटिटी होती है, पढ़ा था आपने यूनिट एंड डायमेंशंस के अंदर। अगर आपको नहीं पता है तो आप उसको दोबारा से देख सकते हैं उस वीडियो को। तो यूनिट और डायमेंशनल जो एनालिसिस है उसके अंदर ये है हमारी फिजिकल क्वांटिटी। अब ये फिजिकल क्वांटिटी, कुछ फिजिकल क्वांटिटी स्केलर होती है, कुछ फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर्स होती है। तो इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था भाई। तो एक हमारे पास क्या थे, स्केलर आए थे, और सेकंड आपके पास क्या आया था, वेक्टर्स। स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती थी भाई, विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड। जिनके पास सिर्फ क्या होता था, मैग्नीट्यूड, वो आपकी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, विच हैज मैग्नीट्यूड, विच हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। यानी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होती है, उसको हम क्या बोल देते हैं भाई, वेक्टर क्वांटिटी हम बोल देते हैं। अगर हम स्केलर क्वांटिटी की बात करते हैं तो स्केलर क्वांटिटी आपके पास क्या आती है, जैसे डिस्टेंस आ गई भाई, स्पीड, टाइम। ठीक है, ये आपके पास क्या होती है, कुछ फिर स्केलर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी आपके पास क्या आती है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। तो ये आपकी क्या होती है, कुछ वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो आज हम इन वेक्टर्स क्वांटिटी, वेक्टर और वेक्टर क्वांटिटी तो हमने पहले पढ़ ली। स्केलर यानी वेक्टर्स के बारे में हम क्या करते हैं, बात करेंगे, डिटेल में देखेंगे कि वेक्टर क्या होते हैं, कैसे वो काम करते हैं। तो चलिए, ये हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी को हमने दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया, स्केलर और वेक्टर के अंदर। स्केलर क्वांटिटी जिनके पास सिर्फ वैल्यू होती है, मैग्नीट्यूड, यानी मैग्नीट्यूड क्या होता है, उनकी वैल्यू। और वेक्टर क्या होते हैं, जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, यानी उनके पास वैल्यू भी होती है और जब वो चलती हैं तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन उनकी एज्यूम की जाती है। ठीक है, तो यहां से हमारे पास आएंगे स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने वेक्टर्स के ऊपर कि जो वेक्टर होते हैं उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, किस तरह से वो काम करेगा भाई। यहां से तो वेक्टर तो आपको पता लग गया होगा कि वेक्टर क्या होते हैं, जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। तो वेक्टर को आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे भाई, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, जैसे मान लिया ए हमारे पास कोई भी एक क्वांटिटी है, अगर हमें इसको वेक्टर बनाना है तो हम इसके ऊपर एक एरो का साइन लगा देते हैं। ठीक है, ये एरो का साइन लगा देंगे। अब ये क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी है आपके पास, यानी जो ये एरो का साइन लगा है ये क्या बता देता है भाई, ये डायरेक्शन को शो करता है, यानी कि शो डायरेक्शन, डायरेक्शन को ये शो करेगा। अब इसको हम क्या बोल देते हैं भाई, इस पॉइंट को, यानी देखो यहां से इसकी स्टार्टिंग होती है, जब हम एरो बनाते हैं तो यहां से स्टार्ट करते हैं और ऐसे जाते हैं, फिर ऐसे बनाते हैं। तो यहां से हमने क्या किया था, इसको स्टार्ट किया था, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, ये जो पॉइंट होता है इसको हम इसकी बोलते हैं टेल या फिर ओरिजिन। ठीक है, और ये जो एरो वाला है इसको हम बोल देते हैं भाई इसका हेड, या फिर हम बोल देते हैं भाई टिप। ठीक है, हेड और टिप हम इसको बोल देते हैं। तो जो ये एरो का साइन है, जिस भी क्वांटिटी के ऊपर अगर आप एरो का साइन लगा देते हो तो वो क्वांटिटी आपकी क्या बन जाती है, वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है।
अब ये जो यहाँ से जो लाइन है, ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये किसको बताती है? मैग्नीट्यूड को। और जो ये एरो का साइन है, ये किसको बताता है? उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को बताएगा कि किस डायरेक्शन के अंदर वो जा रहा है आपका। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते देते हैं, वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर को रिप्रेजेंट एक तो हमने इस वे में किया भाई, ए के ऊपर एरो का साइन लगा दिया। अगर आप एरो का साइन नहीं भी लगा देते हो, तो अगर इस ए को आप ऐसे डार्क करके लिख देते हो, यानी बोल्ड लेटर के अंदर इसको लिख देते हो आप ऐसे, तब भी आपका क्या होता है? वेक्टर के अंदर माना जाएगा। ठीक है, तब भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी एज्यूम की जाएगी। अब देखो जो वेक्टर होते हैं, मेनली जो वेक्टर होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं भाई? ठीक है, वैसे तो आपके बहुत सारे टाइप के वेक्टर्स होते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में अगर हम टाइप देखते हैं भाई वेक्टर की, तो कौन कौन से वेक्टर होते हैं, तो हम पढ़ते हैं भाई टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। टाइप्स ऑफ वेक्टर, तो फर्स्ट हमारे पास क्या होता है? पोलर वेक्टर। तो देखो बारी बारी से हमारे पास जितने भी अलग अलग से वेक्टर हैं उनको हम बारी बारी से क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे भाई। तो देखो सबसे पहले पोलर वेक्टर हमारे पास होते क्या है, यानी वो वेक्टर जिनका क्या होता है? एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, यानी द वेक्टर which has a starting point। यानी जिन वेक्टर का क्या होता है? एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, उन वेक्टर को हम क्या बोल देते हैं भाई? पोलर वेक्टर हम अपना बता देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है? यानी सीधी बात है, जिनका कोई स्टार्टिंग पॉइंट हो, यानी जो वेक्टर है, जैसे हम क्या करते हैं, जैसे बच्चे स्कूल में जाते हैं तो डेली वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? अपने घर से चलना स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ी है कि आज वो अपने घर से चलना स्टार्ट कर दिए, कल फिर वो किसी पड़ोसी के घर से चलना स्टार्ट करते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। तो डेली क्या करते हैं? अपने घर से निकलते हैं स्कूल जाने के लिए, तो उनका क्या होता है? एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, तो इस टाइप के जो वेक्टर होते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं? पोलर वेक्टर हम बोल देते हैं भाई। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है भाई? एक्सियल वेक्टर आता है, सेकंड वेक्टर। एक्सियल वेक्टर, अब देखो एक्सियल वेक्टर आपका क्या होता है, तो देखो इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। तो एक्सियल वेक्टर आपका क्या हुआ? द वेक्टर which represent the rotational effect act along an axis। ठीक है, तो ये क्या करेगा? एक रोटेशनल इफेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा, और जो क्या होगा? किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा। अब जैसे हम क्या मान लेते हैं भाई, जैसे हमारे पास कोई एक, ये हमने एक्सिस मान लिया। ठीक है, एक्सिस हमारा है ए से बी की तरफ जा रहा है, यानी डायरेक्शन हमने दिखा दी ए से बी। अब कोई वेक्टर है वो इसके अबाउट क्या करता है? रोटेट करता है। रोटेशन की दो डायरेक्शन हो सकती है भाई, क्लॉकवाइज भी हो सकती है और एंटी क्लॉकवाइज भी। ठीक है, तो ये हमने मान लिया कि किस तरह से कर रहा है भाई? इस तरह से आपका रोटेट कर रहा है ऐसे, यानी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। और फिर हम क्या करते हैं? हमने ये वेक्टर मान लिया भाई, डाउनवर्ड एक्सिस मान लिया। अब ये क्या करेगा? रोटेट करेगा। तो अब की बार हम इसको क्या करवा देते हैं? क्लॉकवाइज रोटेट करवा देते हैं भाई, ए बी। तो इसको क्लॉकवाइज रोटेट करवाओगे तो क्या जाएगा? इस तरह से रोटेट करेगा, यानी डायरेक्शन अपोजिट हो गई। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि इसकी जो देखो इसमें जो रोटेशन दी जाती है और जो एक्सिस आपका दिया जाता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो करता है भाई आपका राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड स्क्रू रूल, हम इसको बोल देते हैं, यानी राइट हैंड स्क्रू रूल या फिर राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, तो दोनों काम कैसा होता है? दोनों का सेम काम होता है, राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड स्क्रू रूल। तो देखो यहां से हम क्या करते हैं, जो हमारा थंब होता है राइट हैंड का, ठीक है, स्पेशली राइट हैंड आपने ध्यान रखना, कहीं आप लेफ्ट हैंड को लो, राइट हैंड आपने लेना है। तो राइट हैंड का जो थंब होता है वो एक्सिस की डायरेक्शन में करो। एक्सिस हमारा क्या है? ए टू बी, तो थंब हमने कर दिया अपवर्ड,
तो आपकी जो कर्वेचर ऑफ फिंगर वो कैसी जा रही है, एंटी क्लॉकवाइज जा रही है ना, ऐसे रोटेट कर रही है इस तरह से, ऐसे रोटेशनल इफेक्ट। तो कैसा, यानी सिर्फ अगर हमें एक्सिस बता दिया जाए, ठीक है, या फिर आपको रोटेशनल इफेक्ट बता दिया जाए, तो उससे आप एक्सिस बता सकते हो कि एक्सिस आपका डाउनवर्ड है, अपवर्ड है, या फिर क्या है, डाउनवर्ड है। तो इसके अंदर देखो एक्सिस आपका अपवर्ड है तो रोटेशनल इफेक्ट एंटी क्लॉकवाइज आ गया आपका। अब आपका जो एक्सिस डाउनवर्ड है तो आप थंब पे से डाउन करोगे तो रोटेशनल इफेक्ट कैसा आ गया आपका, क्लॉकवाइज आ गया, ठीक है। तो जैसे आपने यहाँ पर साइन लगाया है वैसे ही आपकी जो कर्वेचर है फिंगर्स का वो बन रहा है आपका। तो ये राइट हैंड जो थंब रूल है और जो राइट हैंड स्क्रू रूल है, स्क्रू रूल आप कैसे करते हो, स्क्रू को जैसे घर में क्या होता है भाई, बोर्ड के अंदर स्क्रू लगे होते हैं, उसको आप जब ऐसे स्क्रू होते हैं, ये इस टाइप से होता है आपका स्क्रू, बीच में क्या होता है एक छोटा सा थोड़ी सी जगह होती है ताकि उसके अंदर हम अपना जो प्लास या फिर जो जिससे हम उसको खोलते हैं उसको लगा सकें। तो अगर हम इसको क्या करते हैं, ऐसे रोटेट करते हैं भाई एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करोगे ऐसे, ठीक है, तो ये क्या आएगा, अब इसको ऐसे कर रहे हो आप रोटेट एंटी क्लॉकवाइज, यानी कर्वेचर हमने दे दिया, तो इसका जो एक्सिस वो कैसे आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है भाई हमारा, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको क्या करते हो, ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन देते हो इसको इस तरह से, आपने डायरेक्शन दे दी क्लॉकवाइज। अब डायरेक्शन आपने क्लॉकवाइज दी है तो कर्वेचर ऑफ फिंगर को क्लॉकवाइज ऐसे, तो थंब आपका कैसे जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है ना भाई, तो ये क्या हो जाएगा आपका बंद हो जाता है। और अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करोगे तो क्या होता है, बाहर निकल के आता है, यानी आपका ओपन हो जाता है। यानी कि जो आपके स्क्रू होते हैं ग्रो के अंदर, जब आप उसको टाइट करते हो और उसको खोलते हो तो खोलते टाइम आप इसको कैसे इफेक्ट देते हो, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाते हो, और जब आप उसको टाइट करते हो तो आप उसको क्या करोगे, क्लॉकवाइज रोटेट करवाते हो, ठीक है। तो यही आपका राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड स्क्रू रूल होता है आपका, जो किसके अंदर एप्लीकेबल होता है आपका, एक्सियल वेक्टर के अंदर। यानी कि देखो ये एक्सिस है आपका ए बी, ये इस एक्सिस के अबाउट क्या करे, अपने रोटेशनल इफेक्ट को शो कर रहे हैं, और इनका रोटेशनल इफेक्ट कौन शो कर रहा है, राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड स्क्रू रूल, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं भाई अपने थर्ड टाइप के ऊपर की। थर्ड टाइप आपका कौन सा आता है, थर्ड आ जाता है हमारा मॉडुलस ऑफ वेक्टर, ठीक है। अब देखो ये टाइप थे हमारे पास, जो वेक्टर्स की टाइप थी वो मोस्टली क्या होती है, पोलर और एक्सियल वेक्टर के अंदर दिखाते हैं। अब हमारे पास जो हम करेंगे वो क्या होते हैं, अलग अलग कुछ वेक्टर्स आ जाते हैं, कुछ कंडीशन आ जाती हैं। तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर, मॉडुलस ऑफ वेक्टर क्या होता है भाई, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। यानी देखो कोई वेक्टर है, अगर हम उसका मैग्नीट्यूड यानी सिर्फ हम उसकी क्या बताते हैं, वैल्यू बता देते हैं, तो भाई क्या होता है, उसका मॉडुलस हो जाता है भाई। अब ये जो मॉडुलस होता है इसको हम कैसे दिखा देते हैं, जैसे मान लिया ये हमारे पास कोई वेक्टर है ए वेक्टर, हमने दिखा दिया। अगर हम इसका मॉडुलस या मैग्नीट्यूड दिखाते तो आप क्या करते हो, मैथ के अंदर मॉडुलस आप पढ़ते हो ऐसे, तो सिर्फ क्या होगा, जब हम इसको मोड के अंदर लेते हैं तो सिर्फ इसकी क्या बचती है, वैल्यू बचती है, इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाती है आपकी, खत्म हो जाती है। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा अभी, सिंपल इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ठीक है। तो वेक्टर का जब आप मॉडुलस करते हो तो आपका क्या बचेगा, उसका मैग्नीट्यूड बचेगा सिर्फ वेक्टर का। वही नेक्स्ट हम चलते हैं, वही हमारा आता है यूनिट वेक्टर। देखो नाम से ही पता लग रहा है यूनिट, यूनिट का मतलब क्या होता है, वन, यानी ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, वन होता है, ठीक है। यानी द वेक्टर whose magnitude is unity, यानी उसका मैग्नीट्यूड क्या है, वन है, यानी यूनिटी है, और उसकी जो डायरेक्शन होती है वो यूनिट वेक्टर की, यानी कि द डायरेक्शन is same as that of the vector, यानी कि जिस भी वेक्टर का हम यूनिट वेक्टर निकालते हैं तो यूनिट वेक्टर की वैल्यू तो वन होती है, ठीक है, यानी यूनिटी के इक्वल मानेंगे। तो लेकिन जो उसकी डायरेक्शन होगी वो कैसे होगी, जिस वेक्टर का भी हम यूनिट वेक्टर निकाल रहे हैं तो जो वेक्टर जिस डायरेक्शन में चल रहा है उसी डायरेक्शन में आपका यूनिट वेक्टर आपका चल के जाएगा। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, जैसे ए वेक्टर है, अगर मैं इसका यूनिट वेक्टर दिखाता हूं तो यूनिट वेक्टर क्या आएगा भाई, ए कैप, ठीक है।
इसको हम बोल देते हैं, जो ये ऊपर वाली जो आपने ऐसे एरो का साइन लगा है इसके ऊपर, इसको हम बोल देते हैं कैप और हैट। जैसे कोई इंसान अपने सिर के ऊपर टोपी पहनता है, तो वैसे ही हम ए के ऊपर, ए के सिर के ऊपर ऐसे एरो का साइन लगा देते हैं, यानी हैट लगा देते हैं, यानी ऐसे। जैसे ये ए वेक्टर है और इसके ऊपर हमने ऐसे एरो का साइन लगा दिया, तो ये क्या हो जाता है, ए का यूनिट वेक्टर आपका। ठीक है, ए यूनिट वेक्टर। अब देखो जो यूनिट वेक्टर होता है आप उसको कैलकुलेट कैसे करते हो, यहीं पर देख लो। अगर आप यूनिट वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करोगे तो आपके पास क्या होगा, ए वेक्टर डिवाइड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ए वेक्टर डिवाइड बाय, अगर वेक्टर को हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा क्या निकल के आ जाता है, ए वेक्टर निकल के आ जाता है मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड भी मैं आपको निकालना बताऊंगा कि मैग्नीट्यूड या मॉडुलस कैसे निकालते हैं। इसको मैग्नीट्यूड बोल दो या मॉडुलस बोल दो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ए वेक्टर डिवाइड बाय सिंपल ए लिख दो। तो ए भी क्या होता है, मॉडुलस या मैग्नीट्यूड ही बोला जाता है आपका। तो या तो ए वेक्टर के बाद बाहर क्या लगा दो, मॉडुलस लगा दो, या फिर इसको सिंपल में क्या लिख दो, एक मॉडुलस में बता दो। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होते हैं, इसके यूनिट वेक्टर आते हैं भाई, आप किस तरह से कैलकुलेट करोगे यूनिट वेक्टर को। नेक्स्ट हम चलते हैं भाई अपने, और जो थोड़ी सी बात हो रह जाती है भाई इसमें, जो यूनिट वेक्टर होते हैं आपके, कितने यूनिट वेक्टर होते हैं भाई, 3 यूनिट वेक्टर होते हैं आपके। कौन कौन से, आई यूनिट वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर और के यूनिट वेक्टर, ये 3 यूनिट वेक्टर आते हैं। जब मैंने आपके वेक्टर के बारे में बताया था फर्स्ट यूनिट में, तो उसमें भी मैंने आपको डेरिवेशन निकाल के दिखाया था कि आई, जे और के। आई यूनिट वेक्टर आपका एक्स एक्सिस के लॉन्ग होता है, जे यूनिट वेक्टर आपका वाई के, और के यूनिट वेक्टर आपका जेड एक्सिस के लॉन्ग जाता है। ठीक है, तो इनके बारे में अगर डिटेल में पढ़ना है आपको तो आप पिछले वाली जो वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हुए अपनी नेक्स्ट टाइप के ऊपर की, नेक्स्ट टाइप हमारी क्या आती है। तो इनको ध्यान से आपने अंडरस्टूड करना है, क्योंकि मैं आपको अलग अलग टाइप के एग्जांपल देके इनको अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या था भाई, इक्वल वेक्टर। तो देखो इक्वल वेक्टर हमारे पास कौन से वेक्टर होते हैं भाई, इक्वल वेक्टर हमारे पास आते हैं, तो देखो द वेक्टर which has equal magnitude and same direction। यानी जो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड में होगा उनकी डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी, तो उसको हम क्या बोल देते हैं भाई, इक्वल वेक्टर बोल देते हैं। जैसे हमारे पास क्या हुआ, ये ए वेक्टर हमने मान लिया, ए वेक्टर, और फिर मैंने क्या मान लिया, बी वेक्टर मान लिया। तो देखो दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होना चाहिए, यानी दोनों की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए भाई। देखो ये बी वेक्टर यहाँ जितना बड़ा है यहाँ से उतना ही छोटा है, यानी ए और बी दोनों क्या है, इक्वल साइज के हैं। यानी जो लाइन होती है वो क्या बताती है, मैग्नीट्यूड को। ठीक है, और इनका जो डायरेक्शन वो भी क्या भाई आपके पास सेम डायरेक्शन है, तो दोनों की डायरेक्शन भी क्या हो जाती है, सेम हो जाती है, और दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो भी क्या है, सेम है। तो दोनों वेक्टर को हम क्या बोलते हैं भाई, यहाँ पर इक्वल वेक्टर हम इनको बोल देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गए, इक्वल वेक्टर आ गए। नेक्स्ट हम चलते हैं भाई अपने नेक्स्ट टाइप के ऊपर, नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर हमारे पास कौन से वेक्टर होते हैं भाई, कि अब देखो नेगेटिव वेक्टर बिल्कुल इक्वल वेक्टर की तरह ही है, उनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, सेम होता है, लेकिन इसमें सेम डायरेक्शन, इसमें क्या हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन। क्योंकि नेगेटिव साइन कब आता है, जब दो चीजें आपकी क्या होती हैं, अपोजिट होती है एक दूसरे के। तो हम यहां पर लिख देते हैं द वेक्टर which has equal magnitude but opposite direction। यानी वो वेक्टर जिनका क्या होता है, मैग्नीट्यूड इक्वल होता है लेकिन डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है, उनको हम क्या बोल देते हैं भाई, नेगेटिव वेक्टर हम बोल देते हैं। जैसे ए वेक्टर आपका इस साइड में जा रहा है अभी आपका ए वेक्टर, और बी वेक्टर आपका इस साइड में जा रहा है, तो दोनों की डायरेक्शन आपकी क्या होगी, अपोजिट होगी। ठीक है, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है, सेम है, तो दोनों को हम एक दूसरे क्या बोल सकते हैं,
नेगेटिव वेक्टर हम बोल सकते हैं। और इस नेगेटिव वेक्टर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर ए वेक्टर तो इसका नेगेटिव वेक्टर क्या हो जाएगा भाई, -a। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस का साइन लगा के हम इसको लिख देंगे भाई। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या थे, इक्वल वेक्टर और नेगेटिव वेक्टर है भाई। नेक्स्ट हमारे पास क्या आते हैं, नेक्स्ट टाइप चलते हैं भाई को इनिशियल वेक्टर। तो कौन से होते हैं भाई को इनिशियल वेक्टर। भाई हमारे पास 7 आ जाती है भाई को इनिशियल वेक्टर। तो देखो नाम से ही पता लग रहा है को इनिशियल, को का मतलब क्या होता है एक साथ, इनिशियल का मतलब जो स्टार्टिंग होता है, और वेक्टर जो वेक्टर होते हैं, यानी को इनिशियल वेक्टर क्या होता है, जिनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, सेम होगा। तो इसके अंदर हम लिख सकते हैं द वेक्टर which has a same starting point, सेम इनिशियल बोल दो या फिर इसको क्या बोल दो, स्टार्टिंग बोल दो, सेम इनिशियल और स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो जैसे मान लेते ये ओ पॉइंट है, यहां से ए वेक्टर आपका इस डायरेक्शन में चला गया और आपको जो बी वेक्टर है वो आपका इस डायरेक्शन के अंदर चला गया, लेकिन दोनों क्या है, सेम पॉइंट से चले थे ना भाई। ठीक है, भले ही उनकी डायरेक्शन अलग अलग आपकी, वो किसी भी डायरेक्शन के अंदर जा सकते हैं, लेकिन उनका जो इनिशियल पॉइंट है वो क्या होना चाहिए भाई, सेम होना चाहिए। तो हम उनको क्या बोल सकते हैं, इनिशियल वेक्टर हम बोल सकते हैं भाई। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं भाई कोलिनियर वेक्टर। तो देखो भाई कोलिनियर वेक्टर, तो देखो कोइनिशियल वेक्टर हमारे पास क्या होते हैं, को का मतलब रहता है एक साथ, लीनियर का मतलब सीधा, यानी वो एक साथ एक स्ट्रेट लाइन में होंगे। तो कोइनिशियल वेक्टर क्या होंगे, द वेक्टर which are equal or unequal in magnitude, equal or unequal in magnitude, but act along the parallel straight line, लेकिन वो पैरेलल स्ट्रेट लाइन के लोग क्या करेंगे, एक्ट करेंगे भाई। अब लेकिन देखो इसमें जो मैग्नीट्यूड है उसकी कोई कंडीशन नहीं है, ना इसमें थी और ना इसमें थी। यहाँ पर इक्वल और अनइक्वल दोनों मैग्नीट्यूड आपके इक्वल भी हो सकते हैं, अनइक्वल भी हो सकते हैं। इसी तरह इसमें भी अनइक्वल भी हो सकता है, मैग्नीट्यूड इक्वल भी हो सकता है। तो इसमें हम ये दिखा सकते हैं, जैसे ए वेक्टर है ये हमने दिखा दिया और बी वेक्टर इसी साइड में जा रहा है, तो मैग्नीट्यूड आपका अनइक्वल है, लेकिन दोनों क्या हो रहे हैं, पैरेलल स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं भाई। ठीक है, तो पैरेलल स्ट्रेट लाइन में जाएंगे तो दोनों को हमने क्या बोल दिया, कोलिनियर वेक्टर बोल दिया। हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं कि ए वेक्टर इस साइड में जा रहा है और बी वेक्टर आपका इस साइड में जा रहा है भाई। ठीक है, एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं आपके ये। ठीक है, और ए वेक्टर भी आपका इस साइड में जा रहा है और आपका बी वेक्टर भी इसी साइड में जा रहा है, तो दोनों हम इस तरह से दिखा सकते हैं, यानी बैक टू बैक भी दिखा सकते हैं, ऐसे भी हम इसको दिखा सकते हैं, और एंटी पैरेलल भी हम इसको दिखा रहे हैं, क्योंकि दोनों क्या है, देखो पैरेलल लाइन है ना, दोनों है तो दोनों पैरेलल, बेसिस से चाहे एक उस साइड में जा रहा है, बेसिस से चाहे दोनों ऐसे अपोजिट जा रहे हैं, लेकिन है तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं भाई, कोलिनियर वेक्टर बोल देते हैं। तो नेक्स्ट टाइप हमारे पास आती है भाई कोप्लेनर वेक्टर भाई आपका। तो कोप्लेनर वेक्टर क्या होते हैं, कैसे ये एक्ट करेंगे, तो देखो जैसे नाम से पता लग जाता है हमें, कोलिनियर, कोइनिशियल। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है भाई कोप्लेनर वेक्टर। देखो भाई कोप्लेनर वेक्टर हमारे पास क्या होता है, जिनका जो प्लेन होता है वो सेम होता है, यानी द वेक्टर एक्टिंग इन द सेम प्लेन, द वेक्टर एक्टिंग इन द सेम प्लेन। जो वेक्टर एक ही प्लेन के अंदर एक्ट करते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं भाई, कोप्लेनर वेक्टर। अब प्लेन आपके पास क्या होते हैं, जैसे एक्स वाई प्लेन होगा, वाई जेड प्लेन होगा, या जेड एक्स प्लेन होगा, वो हमारे पास प्लेन आते हैं
तो कोप्लेनर वेक्टर को हम दिखा देते हैं भाई। तो किस तरह से दिखाओगे, जैसे मान लिया ए वेक्टर आपका इस साइड में जा रहा है, ए वेक्टर, बी वेक्टर आपका इस साइड में गया हुआ है, ठीक है, और सी वेक्टर आपका इस साइड में गया हुआ है, ठीक है। तो तीनों क्या है, प्लेन के अंदर ही तो हमने दिखाए हैं भाई, ठीक है। जैसे 2D प्लेन के अंदर मैंने इसको दिखा दिया, ये ब्लैक है, ये बोर्ड है हमारा, तो एक इसकी लेंथ है, क्या ब्रेड्थ है। अब तीनों क्या कर रहे हैं, एक्स और वाई प्लेन के अंदर है मेरा ये ब्लैक जो बोर्ड है आपका, तो एक्स वाई प्लेन के अंदर तीनों वेक्टर क्या कर रहे हैं आपके, एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो वेक्टर आपके क्या होते हैं भाई, सेम प्लेन के अंदर जाएंगे, उनको हम क्या बोल देते हैं, कोप्लेनर वेक्टर हम बोल देते हैं भाई। तो नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट टाइप आती है भाई, वो कौन सी, उसके ऊपर हम चलते हैं कि तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, एक आता है लोकलाइज्ड वेक्टर, लोकलाइज्ड वेक्टर। तो देखो लोकलाइज्ड वेक्टर क्या होते हैं, वो वेक्टर जिनका क्या होता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है भाई, ठीक है, एक पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट हम उनको बोल देंगे। तो यहां पर क्या हुआ, द वेक्टर which have a fixed initial point, फिक्स इनिशियल पॉइंट, यानी किसी वेक्टर का जो एक इनिशियल पॉइंट होता है वो फिक्स होता है, उसको हम लोकलाइज वेक्टर बोल रहे हैं। जैसे लोकलाइज का मतलब क्या होता है, एक लोकेशन, जैसे हर चीज की कोई क्या होती है, लोकेशन होती है, तो उसका एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है। आप अपने घर के अंदर हो तो गूगल मैप के ऊपर आपकी भी क्या होती है, लोकेशन होती है। तो आपका क्या होता है कि लोकलाइज वेक्टर की तरह काम करते हो, क्योंकि आपका एक फिक्स इनिशियल पॉइंट, आप वहीं पर आकर रुकते हो, ठीक है, या वहीं से आप चलना स्टार्ट करते हो, ठीक है। तो वो आपका क्या हुआ, लोकलाइज वेक्टर हो जाता है। इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, नॉन लोकलाइज वेक्टर। नॉन लोकलाइज वेक्टर, नॉन लोकलाइज वेक्टर आपके क्या होंगे भाई, जिसका कोई भी एक फिक्स इनिशियल पॉइंट आपका नहीं होगा। इसके अपोजिट, द वेक्टर whose initial point is not fixed, जिसका इनिशियल पॉइंट आपके पास फिक्स नहीं होगा उसको हम क्या बोल देते हैं, नॉन लोकलाइज वेक्टर हम बोल देते हैं, ठीक है। यानी वो कहीं पर भी रह सकता है। जैसे जो घूमने वाले आदमी होते हैं उनका कोई एक पर्टिकुलर घर नहीं होता, तो वो कभी कहीं रुक जाते हैं, कभी कहीं रुक जाते हैं, तो उनका एक फिक्स पॉइंट नहीं होता, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, नॉन लोकलाइज वेक्टर हम बोल देते हैं, ठीक है। तो आज वीडियो में हम इन्हीं के बारे में बात करते हैं जो हमारी टाइप्स होती हैं। तो जैसे भी आपको वीडियो लगे, जैसा भी आपको लेक्चर लगे, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके, और नेक्स्ट वीडियो में हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखो और जैसा ही मुझे लगे कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। तो आप थैंक यू भाई आप सभी का।